ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। क्या होती हैं? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का हम बिज़नेस करते हैं वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही हम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंप्यूटर्स। क्लियर है बात? अब वो क्या करेगी? कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्स करके अपने पास कोई रखेगी? कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके वो क्या करेगी? उसे बेच देगी। क्या करेगी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग करेगी, इसने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करे और क्या करा? एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स को बेच रही है। तो ये जो है ना, मैन्युफैक्चर करना और फिर उसके बाद कंप्यूटर्स को सेल करना, ये क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कंपनी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करेगी, या इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अब मान लीजिए एक ट्रेडिंग कंपनी है, ये लीजिए, ये क्या है? ट्रेडिंग कंपनी। आपको पता है ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है? ट्रेडिंग कंपनी वो होती है जो गुड्स को ख़रीद कर बेच देती है। क्या करती है? गुड्स को ख़रीद कर बेच देती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये ट्रेडिंग कंपनी कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल स्टोर होता है। जनरल स्टोर जो है वहाँ क्या है? वो एक ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, वो सामान ख़रीदते हैं और बेच देते हैं। तो ये जो हमारे इलाक़ों में, हमारे एरिया में बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे शूज़ की दुकानें हैं बल्ली मारान में, ये सब क्या करते हैं? ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। शूज़ ख़रीदे, गुड्स इनके लिए शूज़ हैं, ठीक है, गुड्स ख़रीदे और उन्हें बेच दिया। तो ये जो गुड्स का ख़रीदना और बेचना ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। क्लियर हो गई बात ये आपके लिए? ठीक है। इसी तरीके से बेटा फाइनेंस कंपनी होती हैं। क्या होती हैं? फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जैसे बैंक वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए लोन देना और लेना, गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, लोन लेना और देना, ठीक है, क्लियर है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, जो हम आगे सीखेंगे कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो एक चीज़ हमें समझ में आई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, वो ये समझ में आई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं बेसिकली वो होती हैं जिनका हम बिज़नेस करते हैं। अब चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जमदम बुक डिपो है, वो करता क्या है? जितना भी स्टेशनरी का सामान है ख़रीदता है और बेचता है। तो ये ख़रीदना और बेचना स्टेशनरी का, उसके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इसी तरीके से कोई खाने का होटल रन करता है, रेस्टोरेंट रन करता है, जहाँ वेज नॉन वेज सेल होता है। तो वेज और नॉन वेज बनाकर बेचना, ये क्या है? उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। बल्ली मारन में शूज़ मार्केट है, सब वो जो शूज़ के बिज़नेस से वो जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। चश्मे का वो बिज़नेस करते हैं, जो सन ग्लासेस वगैरह हैं, ठीक है, ये सब क्या है? इसका बिज़नेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो कुछ लोग ट्रेडिंग बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करते हैं। क्लियर है बात? मैन्युफैक्चरिंग में सामान बनाकर बेचा जाता है, ट्रेडिंग में बना बनाया ख़रीद कर बेचा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जांपल ले लिया, ये ट्रेडिंग का ले लिया। ये दोनों ही क्या कहलाती हैं? नॉन फाइनेंस कंपनी, ठीक है। और फाइनेंस कंपनीज होती हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, जो लोन लेते हैं, देते हैं, सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से वो कौन कौन से इन्फ्लोज़ हैं, जो यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है, ठीक है। ये आपके वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कैश इनफ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लोज क्या क्या हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश आउटफ्लोज क्या क्या हैं। बेटा बस इतना याद रखना, कैश इनफ्लोज का मतलब होता है कैश का आना,
इनफ्लो का मतलब होता है आना और आउटफ्लोज का मतलब होता है जाना। क्या होता है? आउटफ्लो का मतलब जाना। तो आना और जाना हम ये देखते हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि पहली बात, नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम है तो इसमें कोई भी उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे। कोई भी उधार वाली ट्रांजैक्शन हम इसमें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम सिर्फ क्या लेंगे? कैश ट्रांजैक्शंस लेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब मैं गुड्स बेचूंगा, ठीक है, तो बेचकर मेरे पास पैसा आएगा। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास क्या पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो क्या कहलाएगा? इनफ्लोज। तो एक इसका एग्जाम्पल होता है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचकर आपके पास पैसा आया। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। तो बेटा अगर पैसा जा रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदे और आपके पास से पैसा गया। तो ये इनफ्लो, ये आउटफ्लो। और भी एग्जाम्पल हैं, चलिए सुनिए। अब ज़रा मेरी बात सुनिए। कैश रिसीव हुआ गुड्स को बेचकर, कैश पे करा गुड्स को ख़रीद कर। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। जब मैं अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे करूँगा, वेजिस पे करूँगा, अपने एम्प्लॉइज़ को जब मैं सैलरी पे करूँगा और वेजिस पे करूँगा, चलिए ये तो आपका हो गया। दूसरा मुझे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ये भी लिखना था, पहले ये बताता मैं। मुझे ये बताइए, जब हम सामान कैश में बेचेंगे, जब हम सामान कैश में बेचेंगे तो बताइए हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। उसे बोलते हैं बेटा कैश सेल्स। क्या बोलते हैं हम? कैश सेल्स। क्लियर हो गई बात? और जब हम सामान ख़रीदेंगे, जब हम सामान ख़रीदेंगे तो बताइए हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? हमारे पास से पैसा जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कैश परचेजेस। क्या बोलते हैं इसे हम? कैश परचेजेस। क्लियर हो गई बात ये? तो ये कैश सेल्स और ये कैश परचेजेस। दूसरा, मैंने उधार में सामान बेचा। जब मैं उधार में सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसा तो आएगा नहीं। जब मैं उधार में सामान बेचूंगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन मेरे देनदार जब मुझे बाद में पैसा देंगे तब तो वो पैसा मेरे पास आएगा। मैंने उधार में सामान बेचा तो यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश फ्लो में नहीं आएगा। लेकिन मेरे देनदारों ने मुझे पैसा दे दिया तो वो कहलाता है कैश रिसीव फ्रॉम। इसे हटा दीजिए आप यहाँ से और ले लीजिए कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। जो आपके देनदार होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर हो गई बात ये? तो आप लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इससे आपके पास पैसा आया। इसी तरीके से जब आप उधार में किसी से सामान ख़रीदते हैं, जब आप उधार में किसी से सामान ख़रीदते हैं तो आप वहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब बाद में आप उस उधार का पैसा पे करेंगे तो आपके पास से तो पैसा जाएगा। जब आपके पास से पैसा जाएगा तो उसे हम बोलते हैं कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। हमने क्या करा? ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी। क्या करा हमने? ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी। क्लियर हो गई बात ये? तो ये कैश सेल्स और कैश परचेजेस, और जो उधार में सामान बेचा था और ख़रीदा था, जब बाद में पैसा आएगा और जाएगा तो ये आपका कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसके बाद बेटा ध्यान से सुनिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ की सैलरी। जब हम एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे करेंगे तो ये बताइए हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी। बेटा आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। एम्प्लॉइज़ की सैलरी आती है, रेंट आता है ऑफिस का, टेलीफोन के खर्चे आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं, सब इसमें आ जाते हैं। इवन अगर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मज़दूरों को पेमेंट करी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा शूज़ का बिज़नेस है और जो हमें शूज़ लाने था अपनी दुकान तक,
और हमने उसके लिए मज़दूरों को पे करा, वो उठा कर लेकर आए, तो हमारे पास से पैसा जाएगा। इसे हम बोलेंगे पेमेंट ऑफ वेजिस। क्या बोलेंगे इसे हम? पेमेंट ऑफ वेजिस बोलेंगे। क्लियर हो गई बात ये। इसके बाद इसमें आता है इनकम टैक्स, क्योंकि देखिए हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो किस पर पे करते हैं? जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उससे जो हमने इनकम कमाई है उस पर हम इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो आप इनकम टैक्स जब आप पे करेंगे तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, इनकम टैक्स पेड। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इसी तरीके से बेटा क्या होता है, इनफ्लोज के 2 एग्ज़ाम्पल और हैं, वो भी आप देखेंगे। इसमें आता है रॉयल्टी फ़ी। रॉयल्टी फ़ीस जो होती है वो, या कमीशन रिसीव, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। क्यों होता है ये भी मैं समझाऊंगा, याद रखना। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम इनकम टैक्स एडवांस में पे कर देते हैं या एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें क्या करता है, इनकम टैक्स रिफ़ंड कर देता है। तो वो जो इनकम टैक्स रिफ़ंड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इनकम टैक्स रिफ़ंड। ठीक है, तो ये है। आप ये दोनों चीज़ें आगे मैं वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ डिस्कस करूँगा। तो एक चीज़ हमने सीखी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, वो क्या सीखी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका हम बिज़नेस करते हैं, और हमारे पास क्या क्या पैसा आता है, इनफ्लोज। ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये 5 सारे ही याद करिएगा, और अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप उन्हें बता देना कि जी 2 एग्जाम्पल कोई से भी इनफ्लोज के बता दो और 2 एग्जाम्पल कोई से भी आउटफ्लोज के आप बता दो। ठीक है, तो गुड्स अगर हमने कैश में बेचे तो कैश आएगा, और अगर हमने उधार में बेचे तब हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को उधार में बेचा है वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, लेकिन जब वो बाद में हमें पैसा देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो वो कहलाएगा कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इसी तरीके से हमने गुड्स ख़रीदे कैश में तो हमारे पास से पैसा जाएगा, लेकिन अगर हमने उधार में ख़रीदे हैं तो जिन लोगों से हमने उधार में ख़रीदा है वो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, तो वो ट्रेड पेबल्स जो हमारे हैं, ठीक है, जब हम बाद में उन्हें पे करेंगे तो कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। क्या आ गया, कैश पेड, ये 2 लिख लीजिएगा यहाँ पर, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ये आ गए हमारे। उसके बाद हमने जब बिज़नेस करते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिसमें आपने सीखा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो वो सारे खर्चे किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो है। हालांकि इस तरह के एग्जाम्पल कम गिवन होते हैं, डायरेक्ट यही लिखा होता है। बाकी वेजिस की पेमेंट भी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इनकम टैक्स का पे करना, इनकम टैक्स का वापस मिल जाना, रॉयल्टी फ़ी और कमीशन रिसीव, ये इनफ्लोज हैं। क्लियर हो गई बात आपके ये? ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्या था, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बेटा इसी तरीके से आपका क्या होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी क्या होता है, आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो बेसिकली आपकी होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो मेनली होती हैं असेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती हैं ये, असेट्स। वो भी कौन सी, नॉन करंट असेट्स। ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ये जो बनेंगी ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन करंट असेट्स। और बेटा नॉन करंट असेट्स में आपने सीखा था क्या क्या आता है, एक तो फिक्स्ड असेट्स आती हैं और एक इन्वेस्टमेंट आता है। क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। कौन सा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू नॉन करंट असेट्स। बैलेंस शीट बनाई थी आपने, बैलेंस शीट में 2 हेडिंग्स होती हैं, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में आपका क्या आता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। अब इसका मैं बताता हूँ इनफ्लोज और आउटफ्लोज। क्या बताता हूँ, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज और यहाँ पर आ जाएगा कैश आउटफ्लोज।
आपको पता होना चाहिए एक कंपनी जो बिज़नेस करती है वो मेनली 3 काम करती है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है कंपनी की, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और हर कंपनी ये काम करती है। एक तो वो बिज़नेस से पैसा होता है जो वो काम कर रही है, फिर एक कंपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है, फिर एक कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स ये भी इशू करती है। तो तीनों एक्टिविटीज़ से पैसे का आना और जाना होता है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश का आना और कैश का जाना। तो मुझे ये बताइए, जब मैं फिक्स एसेट्स को बेचूंगा, मुझे ये बताइए जब मैं फिक्स एसेट्स को बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा? सर फिक्स एसेट्स को बेचकर तो पैसा आएगा। तो बेटा ये जो पैसा आ रहा है ये कहलाता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहलाता है ये? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने फिक्स्ड एसेट्स बेची और फिक्स्ड एसेट्स बेचकर आपके पास पैसा आया। क्लियर हो गई बात ये। दूसरा, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तो बताइए आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। तो बेटा वो कहलाता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहलाता है वो? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पैसे का आना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पैसे का जाना परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गई बात ये। अब इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कौन सा? लॉन्ग टर्म वाला। कौन सा इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म वाला। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाला नहीं होता, वो करंट एसेट्स में होता है। दूसरा, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो मेरे पास पैसा आएगा, और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है तो मेरे पास से पैसा जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये पैसा आपके पास से जाएगा लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। इसके अलावा इसमें और चीज़ें आती हैं, वो क्या हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, ये कंपनी थी जिसका हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है। ये हमारी कंपनी है जिसका हम कैश फ्लो बना रहे हैं, और ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये रही, ठीक है। ये X कंपनी, ये Y कंपनी, ये Z कंपनी। इस कंपनी ने क्या करा? अपना पैसा इन्वेस्ट करा यहाँ पर, और यहाँ पर भी इन्वेस्ट करा, और यहाँ पर भी इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट किस चीज़ में होता है? यूजुअली जो कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करती हैं वो शेयर्स और डिबेंचर्स में करती हैं। किस में करती हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स में करती हैं। ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं ये कंपनीज़, ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं ये कंपनीज़, क्लियर हो गई बात? ये इन्वेस्ट करा या नहीं? पैसा ख़रीद लिया, क्या करा? ख़रीद लिया ये इन्वेस्टमेंट, तो ये कहलाता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? अब क्या होगा, इन्होंने XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, मान लो शेयर्स में करा और डिबेंचर्स में करा। यूजुअली 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है, हालांकि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी चीज़ों में भी, लेकिन ज़्यादातर जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो क्या होते हैं? यही होते हैं। तो X कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स में करा, शेयर्स डिबेंचर्स में करा, शेयर्स डिबेंचर्स में करा। इसने पैसा लगा दिया, लगाने का मतलब ख़रीद लिया ये शेयर्स डिबेंचर, जो कहलाता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है या नहीं? अब ये जो कंपनी है ये क्या करेगी? ये कंपनी ABC कंपनी को जो इसने शेयर्स ख़रीदे हैं, इस शेयर के बदले रिटर्न देगी, जिसका नाम होता है डिविडेंड। क्या होता है? जिसका नाम डिविडेंड। और डिबेंचर्स के बदले क्या देगी इस कंपनी को? इंटरेस्ट देगी। आपको पता होना चाहिए शेयर्स के बदले क्या मिलता है? डिविडेंड, और डिबेंचर्स के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिटेल में शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स में। इसी तरीके से ये कंपनी भी शेयर्स पे क्या देगी? डिविडेंड देगी, और ये कंपनी डिबेंचर्स पे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्लियर है? इसी तरीके से ये कंपनी शेयर्स पे क्या देगी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, और इस पर क्या देगी? इंटरेस्ट। तो अब ये बताइए, जब ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा था
शेयर डिबेंचर्स ख़रीदे थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आया था या नहीं आया था, क्योंकि पैसा गया था, आउटफ्लो हुआ था। लेकिन जब इस कंपनी को पैसा मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर, तो बेटा बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जब इस कंपनी का हम ये बना रहे हैं, तो ये जब यहाँ से पैसा आएगा इंटरेस्ट और डिविडेंड के नाम पर, इंटरेस्ट और डिविडेंड के नाम पर, तो ये पैसा आ रहा है, तो बेटा ये भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो होगा। क्या होगा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? इंटरेस्ट रिसीव्ड, और फिर मैंने यहाँ लिखा डिविडेंड रिसीव्ड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पे। क्लियर हो गई बात? लास्ट यहाँ पर जो इनफ्लो आता है वो आता है रेंट रिसीव। देखो कोई भी चीज़ रिसीव करोगे तो इनफ्लो होगा। रेंट मिला फ्रॉम प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जिसे आपने हेल्ड कर रखा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जगह ले रखी है, प्रॉपर्टी, ठीक है, ख़रीद ली थी, तो जो जगह आपने ख़रीदी थी वो आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, शेयर्स में भी होता है, डिबेंचर्स में भी होता है। ज़मीन ख़रीद ली वो भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड ख़रीद लिया वो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आपने वो जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है, अब आपने वो किराए पे दे दी, तो जब आप उसे किराए पे देंगे तो जो रेंट मिलेगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जिसका शूज़ की कंपनी है, तो शूज़ के बिज़नेस से जो भी वो कमाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, लेकिन उसने एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। उसने ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो जगह उसने किराए पे दे दी। अब किराए पे देकर उससे उसे रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट उसका क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं इनफ्लोज़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, और ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं आउटफ्लोज़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। तो आई थिंक ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कि इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ क्या क्या होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। और ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिखे हैं ना, यही एग्ज़ाम्पल आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो एंड आउटफ्लो।